खत्म कर रहा है। इसलिए ये इनमें से कोई भी बाहरला आदमी नहीं है। मैं एक रिएक्शन जल्दी से मैं इसी पर एक जानकारी ले लेता हूं। देखिए, अब आप लोग अपनी अपनी पार्टियों से बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर हमारी एक बहुत बड़ी टीम वहां पर मौजूद है। पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, अमोद, जो कि जिन्होंने खुद अभी गृह मंत्री अमित शाह से बात की। अमोद, यहाँ पर एक बातचीत ये चल रही है कि ये बाहरी लोग हैं या लोकल लोग हैं। आप तो वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बताइए ये लोग कौन है, ये जो बात कर रहे हैं जिनसे आप? मैं गौरव, यहाँ पे तमाम लोग जो रैली से लौट रहे हैं, उस भीड़ से लौट रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूँ कि ये लोग हैं कहाँ के। आप लोग यहाँ के लोकल हैं कि बाहर से आए? लोकल है। क्या कहते मोरी थाना, जिकोड्डा पंचायत, मोहड़ापुर ग्राम। आप यहाँ के लोकल हैं? लोकल और भी लोग हैं, मैं सबसे पूछता हूँ, आप लोकल हैं? लोकल है। आप लोकल हैं यहाँ के? आप लोकल हैं? लोकल। शानदार मोदी, गौरव, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, टीएमसी भले कहे कि बाहरी लोग हैं, लेकिन सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि लोकल है। तो ये उनके प्रश्न का जवाब जनता उनसे एक सवाल और पूछ लीजिए, एक सवाल और पूछ लीजिए अमोद जी, उनसे एक सवाल और पूछ लीजिए विजय उपाध्याय जी के लिए कि उन्होंने क्या वहां पर क्या देखा, वो जितने लोग थे वो बाहरी थे या लोकल थे, उनसे ये भी पूछ लीजिए। आप लोग सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं, कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, तो जितने लोग यहाँ आए हुए हैं वो क्या बाहरी थे कि यहीं के लोकल थे? लोकल सारे यहीं के लोकल। बाहर के लोग भी आए थे क्या बहुत भीड़ में? हाँ, आए थे। और कितने लोग आए होंगे बाहर? बहुत आदमी आया है दूसरे जिलों से, लेकिन दूसरे प्रदेश से तो नहीं आया ना? से नहीं आया। अच्छा, बंगाल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आया? नहीं, ऐसा नहीं है, इसी डिस्ट्रिक्ट का है। तो देखिए, इसी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, यहाँ से बाहर देहात क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए हैं। इनका कहना है, दूसरे प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, दूसरे जिले से भी लोग यहाँ नहीं आए हैं। और ये भीड़ अपने आप में सब कुछ कहती है कि बंगाल किस दिशा में चल रहा है। क्या यही वो क्या यही वो डिनायल है गौतम लाइली सर, जो टीएमसी को कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे? क्या यही वो डिनायल है जो वहाँ लोकल जमीन पर भी दिख रहा है गौतम सर? नहीं, देखिए, जमीन पे तो तृणमूल के खिलाफ तो एक वोट है, जो वोट भाजपा को मिले थे पिछले लोकसभा चुनाव में, वो जनता है। वो जनता तो बीजेपी के पास ही जाते हैं ना, जितना पार्टी का भी हो, सीपीएम हो कि कांग्रेस का हो, वो देखते हैं कि सिर्फ भाजपा ही तृणमूल को हरा सकते हैं, इसलिए वो भाजपा के साथ। मैं अब यही सवाल लेके जाता हूं विजय उपाध्याय। देखिए, आप बाहरी साबित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने जो लाइव टीवी पर बोला है कि वो लोकल हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या वाकई टीएमसी इसी हल्के तौर पर बीजेपी की इस चुनौती को ले रही है? क्या बीजेपी ने आपकी पार्टी में इतनी बड़ी सेंध लगा दी, इतने बड़े नेता को अपने पास ले गए, इतनी बड़ी रैली कर दी आपके गढ़ में, बीरभूम जो कि टीएमसी का गढ़ माना जाता है, अमित शाह खुद कह रहे हैं ऐसा रोड शो मैंने कहीं नहीं देखा। क्या आप लोग, क्या लगता नहीं यही गलती कर रहे हैं बीजेपी को इस तरह से हल्के में लेने की? कोई हल्के में हम नहीं ले रहे हैं, हल्के में लेने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। वाह, हम एकदम सीरियस हैं, सुन लीजिए। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो काम किया है, उस काम के बदौलत हम यहाँ पुनः निर्वाचन जीतेंगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेगी। बीजेपी नहीं, लेकिन एक चीज मेरे साथ शोधा बनर्जी भी जुड़ चुके हैं, बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता है। लेकिन विजय जी, आपसे ही छोटा सा रिएक्शन, आपको लगता है बीजेपी ने आपके लिए चुनौती बहुत बड़ी कर दी है और ये चुनाव, आने वाले चुनावों, जो पिछले कुछ चुनावों में सबसे कठिन चुनाव होगा आपके लिए? ऐसा है, 2016 में जो इलेक्शन था वो इससे भी कठिन इलेक्शन था। टीवी में दिखा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपया लिए हैं नारदा कांड में, और भी कई नेताओं का दिखा रहा था, सबका चेहरा सूख गया था। ममता बनर्जी ने दहाड़ के कहा कि 294 सीट पे मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा चेहरा देख के आप वोट दीजिए। हम 2011 में 185 सीट पाए थे, लेकिन 2016 में हम 211 सीट जीते। सारा मीडिया एग्जिट। लेकिन फिर 2014 में बीजेपी के पास तो कोई सीटें थी ना, 2019 में बीजेपी के पास लोकसभा में 2018 सीटें आ गई,
तो वो अरे रेशियो भाई भी तो दिल्ली- देखिए, वोट शेयर भी तो देखिए। हाँ, शुभेंदु दिल्ली- शुभेंदु दिल्ली- बनर्जी मेरे साथ, शुभेंदु बनर्जी नहीं, शुद्धा बनर्जी इस वक्त मेरे साथ है बंगाल कांग्रेस से। मैं आता हूं शुद्धा बनर्जी जी आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दूं, फिर आपसे सवाल लेता हूं। TV9 भारतवर्ष पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो एक्सक्लूसिव बोला है वो बताते हैं आपको। हम पिछले 6 साल से पश्चिम बंगाल में जोर शोर से लगे हैं, ये कहा अमित शाह ने। विरोधी भय में आकर हमारे लोगों पर हमले कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से बीजेपी को बहुत फायदा होगा, ये कहा है अमित शाह ने। सुनाते हैं आपको। TV9 भारतवर्ष पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा है कि शुभेंदु अधिकारी के आने से हमें बहुत फायदा होगा। पिछले 6 साल से हम पश्चिम बंगाल में जोर शोर से लगे हुए हैं और विरोधियों में इसका भय बैठ गया है और विरोधी भय में आकर हमारे लोगों पर हमले कर रहे हैं। कल भी अमित शाह की रैली से लौटते हुए कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ हैं, अभी उनसे बात करते हैं। अमित भाई, आप लगातार बंगाल में 2-2.5 साल से लगे हुए हैं। 6 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना काम विस्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। हमारे हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता इसके लिए प्रयासशील है और उसी का परिणाम है बंगाल के गांव-गांव तक हमारी पार्टी पहुंची है और उसी का परिणाम है भय एक उत्पन्न हुआ है जो हमारे कार्यकर्ताओं पर हिंसा करने के लिए हमारे विचारधारा के विरोधी लोगों को प्रेरित करता है। जिस तरह से यहाँ एक तनाव का माहौल बन रहा है, तृणमूल के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आए दिन हमला हो रहा है, वैसे में आज की तारीख में सेंटर का इंटरवेंशन आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता इससे काफ़ी परेशान है कि कैसे आगे हम लोग चुनाव जीतेंगे। मैं कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूँ, आप जरा भी चिंता मत करिए। बीजेपी को अभी बंगाल समझने में काफ़ी वक्त लगेगा। आपको लगता है कि बीजेपी को बंगाल समझने में काफ़ी वक्त लगेगा? लग भी सकता है, मगर हम वक्त देने के लिए तैयार है। हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं दिमाग के, और उनको कोई फर्क पड़े न पड़े, शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में आने से भाजपा को निश्चित रूप से फायदा होगा, मैं मानता हूँ। कल्चरल जो हमला किया जा रहा था ममता बनर्जी की तरफ से, उसको भी आपने कैटर किया है। आप सारे जगह गए, विवेकानंद जी के पास गए, आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी के स्टैचू पे गए, आप खुदीराम बोस जी के पास गए। तो ये क्या माना जाए कि आप जमीनी जो कार्यकर्ता है उससे भी जुड़ना चाह रहे? पर कोई कल्चरल हमला नहीं हो रहा। खुदीराम बोस, विवेकानंद और टैगोर आज से नहीं, बचपन से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए श्रद्धा केंद्र है। ये आज की बात नहीं है। देश भर में कहीं पर भी चले जाओ, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो खुदीराम बोस की शहादत को नमन न करता हो, गुरुदेव टैगोर का सम्मान न करता हो और विवेकानंद को अपने जीवन का एक पथदर्शक न मानता हो। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। ये संकीर्ण सोच से ऊपर उठना चाहिए और ये कोई चुनावी अभियान का हिस्सा नहीं है। जिन लोगों ने देश के किसी भी क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान किया है, उसको एक्नॉलेज करने का एक विनम्र प्रयास है। धन्यवाद। तौर पे अमित शाह जी को आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़े दिल के साथ वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। कैमरामैन संग के साथ आमोदरा, TV9 भारतवर्ष। देखिए, यहां पर साफ कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह कि किस तरह से वो लगातार पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं। 6 सालों से वहां बीजेपी का प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट के पास जाएं, एक और बड़ी खबर बताएं। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में अमित शाह ने अपना दमखम दिखाया। हनुमान मंदिर से डाक बंगला तक शाह का रोड शो दिखा, जिसमें भारी भीड़ दिखी। शाह बोले, जीवन में नहीं देखा कभी ऐसा रोड शो। बोलपुर रोड शो में लोगों की भारी भीड़ जुटी। विकास से भटक गए, बंगाल में परिवर्तन तय, ये कहा है अमित शाह ने। और आइए जल्दी से आप चलते हैं बिग वॉल पर और आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि बोलपुर का बलवान 2021 में आखिर कौन हो सकता है, क्योंकि बोलपुर एक ऐसी जगह है जहां का जगह छोटी हो, मैसेज बहुत बड़ा है। और क्यों बड़ा है, अब आपको ये दिखाते हैं। 2021 में बोलपुर का बलवान कौन, ये समझिए। बोलपुर संसदीय क्षेत्र को समझिए। यह संसदीय क्षेत्र कभी कम्युनिस्टों का गढ़ था, अभेद किला था। 1971 से 2014 तक यहां लगातार कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा।
लेफ्ट के सरादेश रॉय 4 बार, सोमनाथ चटर्जी जो कि बाद में स्पीकर भी बने 7 बार यहां से चुनाव जीते। लेकिन 2014 में टीएमसी ने यह सीट उनसे छीनी। 2014 में टीएमसी ने लेफ्ट छीनकर बोलपुर का किला अपने नाम किया। 2019 में लोकसभा चुनाव में भी यहां टीएमसी की ही जीत हुई और लोकल विधायक भी टीएमसी के वहां पर हैं। और ये इस तरह से वहां पर इस तरह की चुनौती देना बोलपुर में, यह कहीं ना कहीं बताता है कि बीजेपी ने अपनी लड़ाई को कितना तीखा बना दिया है, कितना तेज वो इस वक्त सभी पार्टियों को यहां पर साधने की या उनको संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दीदी पर प्रहार, बांग्ला मानुष से प्यार, ये क्या बीजेपी की रणनीति है? ये समझिए, बीजेपी का लक्ष्य माँ, माटी, मानुष, जिसकी बात ममता बनर्जी करती हैं, वो बीजेपी कहीं ना कहीं उसी के जरिए उनके ऊपर अब एज लेने की कोशिश कर रही। देखिए, सामाजिक कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम। सामाजिक कार्यक्रम, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी यहां पर अमित शाह ने, और इसके अलावा खुदीराम बोस के यहां भी गए। राजनीतिक कार्यक्रम, मेदिनीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ी हुंकार भरी। तो ये दोनों तरीके से, कल्चरल और पॉलिटिकल, दोनों तरीके से कहीं ना कहीं वो बंगाल की जनता को संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बंगाल के लिए बिल्कुल तैयार है। सामाजिक कार्यक्रम, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के घर गए कल गृह मंत्री। राजनीतिक कार्यक्रम, शुभेंदु अधिकारी जैसे एक कद्दावर नेता समेत कई नेताओं को बीजेपी में, कई विधायकों को, कई उनके कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया। यह राजनीतिक कार्यक्रम। सामाजिक कार्यक्रम क्या है उसके बाद? सामाजिक कार्यक्रम, बीरभूम के शांति निकेतन में वो विश्व भारती विद्यालय गए। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया उन्होंने। और राजनीतिक कार्यक्रम, मिशेल बंगाल में जुटे पार्टी के सीनियर लीडर से उन्होंने मुलाकात की और आज तो एक बहुत बड़ा रोड शो किया। और रोड शो चाहे उसकी दूरी छोटी हो, लेकिन जो जनसैलाब था वो जनसैलाब बता रहा था कि वो रोड शो कैसा रहा। और खुद अमित शाह ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे रोड शो किए, लेकिन ऐसा रोड शो कभी नहीं देखा। तो शुद्धा बनर्जी, आप अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे आपके पास ही आता हूं, आपके पास आता हूं और वो मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। शुद्धा बनर्जी, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं टोन सेट करने वाला रोड शो था या टोन सेट करने वाला पश्चिम बंगाल का दौरा था अमित शाह का? और अब आप जैसे पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? गौरव जी, अमित शाह जी कलकत्ते में पिछले 4-5 साल से लगातार आ रहे हैं, मोदी जी भी आए हैं। लेकिन अभी आपने जो इंटरव्यू सुना है कल, आज या कल जब भी दिया उन्होंने 3-4 बात बड़े स्पष्ट कर दी कि मोदी जी और उनके इतने सारे विजिट, भाजपा के 18 सांसद, आरएसएस के संगठन और सीबीआई, ईडी वो काम करने में बिल्कुल नाकाम रहा। और मोदी जी के तथाकथित जन कल्याण मूलक जो योजना है वो काम करने के लिए नाकाम रहा। जो एक शुभेंदु अधिकारी के आने से जो काम बन गया, एक तरह का आत्मसमर्पण है। आज से कल से हम देख रहे हैं, अभी अमित शाह जी बंगाल में, नहीं, इसको ऐसे क्यों ना देखें शुद्धा बनर्जी की बीजेपी में ही अब पश्चिम बंगाल के नेताओं को अपना भविष्य दिख रहा है, ऐसे क्यों ना देखें, इस तरह से क्यों ना देखें? मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अमित शाह ने जो कहा एक बार फिर से सुनाते हैं, फिर इस बात पर और आगे बात करेंगे आपसे। सुनाते हैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह ने आज क्या कहा है। परिवर्तन है, वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है, वो घुसपैठ को रोकने के लिए ये परिवर्तन है। वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। तो बंगालपुर रोड शो में भारी भीड़ जुटी है लोगों की, ये बोलते हुए अमित शाह और ये कहते हुए कि विकास से भटक गए हैं, बंगाल में परिवर्तन तय है, ये कहते हुए अमित शाह। और ये कहीं ना कहीं एक टोन सेट करता हुआ रविशंकर दत्ता मुझे दिख रहे हैं। रविशंकर दत्ता, देखिए हमारे साथ यहाँ पर बंगाल की तमाम पार्टियों के बड़ी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे साथ यहाँ पर, खाली लेफ्ट पार्टी से कोई नहीं है, कांग्रेस से भी हैं, टीएमसी से भी हैं। ये सब सिरे से खारिज कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के दौरे को अमित शाह के, लेकिन क्या आप ग्राउंड पर महसूस कर रहे हैं और क्या ये दौरा टोन नहीं सेट करता है पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर? देखिए, हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एक ढंग होता है, अपना अपना एजेंडा होता है, लेकिन आज ग्राउंड जीरो पे खड़ा होके हकीकत मेरे सामने इतना ही है कि बीजेपी का जो रैली आज हुआ है, ये सिर्फ बाहर का ज़िले से लोग लाके
ये रैली नहीं हो सकता। ये जनसैलाब जो देख रहे हैं ये स्वतःस्फूर्त है। इसका मतलब यह है कि लोग ऐसे नहीं आए हैं, लोग सिर्फ अमित शाह को सिर्फ देखने के लिए नहीं आए हैं, कहीं एक समर्थन है, अंदर से कोई आक्रोश है, इसके चलते आज यहाँ पे लोग शामिल हुए हैं। बीजेपी का जो प्रवक्ता है, जो कार्यकर्ता है, वो तो आई है, लेकिन इसके संग संग आम लोग जो है अपना बैल्कनी पे, घर के खिड़की से, छत पे, जहाँ पे वो हो सके वहीं पे वो खड़े हो गए और वहीं से अपना लगातार। बताइए, इसके बाद कुछ कहने को कहाँ बाकी रह जाता है? जल्दी से अमित शाह ने क्या कहा ये भी सुनाते हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद में आता हूँ अभी अपने पैनलिस्ट के पास। क्या कहा अमित शाह ने, और एक बार फिर से सुनिए। और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का। इसके बाद में 27 साल कम्युनिस्टों का शासन चला या नहीं चला? और 10 साल ममता दीदी का शासन चला या नहीं चला? विकास हुआ है क्या? शांति है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? हिंसा कम हुई है क्या? कारखाने लगे हैं क्या? बेरोजगारी घटी है क्या? मैं आपको वादा करता हूं, कांग्रेस को मौका दिया, लाल भाइयों को, कम्युनिस्टों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? ममता सरकार उखाड़ फेंकोगे ना? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकोगे ना? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। और अब बताइए यहाँ पर विजय उपाध्याय, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज समझनी है आपसे। आखिर ये जब भी बीजेपी के लीडर टीएमसी पर हमलावर होते हैं तो ये भाईपो की सरकार, भतीजे की सरकार, ये क्यों कहते हैं? आखिर क्या ममता बनर्जी की सरकार वाकई भतीजे चला रहे हैं? ऐसा है कि उन्हीं से पूछिए भाईपो है कौन। भाईपो बोलते हैं, नाम पूछिए उनसे। ममता बनर्जी की सरकार ममता बनर्जी चला रही हैं। तो फिर बीजेपी भाईपो भाईपो क्यों कहती है? पूछिए उनसे। नहीं, आपको क्या लगता है? उनसे तो मैं पूछूंगा, आपको क्यों लगता है, क्यों लेते हैं भाईपो का नाम? पूछ रहे हैं हम, आपके माध्यम से उनसे पूछ रहे हैं भाईपो कौन है, बताओ। नहीं, अगर अमित शाह जा रहे हैं, इतने बड़े नेता बीजेपी के भाईपो और भतीजे का नाम ले रहे हैं, तो कुछ तो होगा। नहीं बताएं भाईपो कौन है, नाम बताएं। बताइए लालपुरा जी बताइए, कौन है, क्यों ना लेते हैं आप उनका नाम? इसलिए लेते हैं कि यह भाई भतीजावाद की सरकार है और उन लोगों की सरकार है जिन लोगों के खिलाफ श्रद्धा स्कैम चला हुआ है, और वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं जहां जहां से भ्रष्टाचार हुआ है और लोगों का कत्ल किया जा रहा है। नहीं, ये तो भतीजे की दादागिरी खत्म करने के लिए परिवर्तन क्यों? ये आप ममता बनर्जी के जरिए, भतीजे करिए, ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं, किस लिए? ममता बनर्जी पर सीधे क्यों नहीं? हम ममता, हमारा हम जो बात लोगों के सामने रख रहे हैं वो ममता जी का ही काम करने का ढंग है, ममता जी का ही भ्रष्टाचार को सुरक्षित देने का बात है। हम तो वो बात कर रहे हैं। हम जो हमारे लिए भतीजा टारगेट नहीं है, ममता जी नाम क्यों नहीं लेते आप उनका? नाम क्यों नहीं लेते? नाम भी लेंगे, कभी बात आ रहेंगे, नाम अभी तो शुरू हुआ है। अभी से आप घबराए हुए हो। जो हमारे वर्कर गांव से आ रहे हैं, जिला से आ रहे हैं, आप घबरा के उनको बाहर के बोलते हैं। कौन से देश से आए हैं वो? है नहीं, बाहरी कौन से देश से हैं ये सिर्फ हम उत्साहित हैं। मैं जल्दी से गौतम सर से एक कमेंट लूंगा, फिर रविशंकर दत्ता आपके पास आता हूं। गौतम सर, ये भाईपो बहुत बड़ा इशू बन गया है। जब भी बीजेपी के नेताओं से बात करो, भतीजे की सरकार, भतीजे की दादागिरी, आ रहा हूं आपके शोधा बनर्जी आपके पास आ रहा हूं, तो ये क्या इशू रहने वाला है अब इस चुनाव में? सब जानते हैं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नैरेटिव तय कर जा रहा है, क्योंकि अभी ये मानना पड़ेगा कि
तृणमूल कांग्रेस का जितना संगठन है उसका जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी के हाथ में है, वो बड़ा प्रभावशाली नेता है, वो पार्टी को कंट्रोल भी करते हैं। तो इसलिए वो मानते हैं कि भाजपा अगर उसके तरफ निशाना करेंगे तो शायद ये तृणमूल में कुछ जो लोग नाराज है उसको वो अपने पार्टी में शामिल करने में कामयाब हो जाए। श्रद्धा बनर्जी, तो क्या टीएमसी के लिए ये बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के लिए कि पार्टी बचाएं कि भतीजे को लेकर भतीजे को बचाएं? देखिए, भतीजा और भाईपो जो है ये एक भ्रष्टाचार का सिंबल है। अभी भ्रष्टाचार का, अभी किसी ने शारदा नारदा स्कैम का नाम लिया था। शारदा स्कैम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। याचिका किसने किया था? द कांग्रेस के नेता अब्दुल मन्नान ने। 2014 से मोदी जी बोल रहे हैं शारदा के लिए पकड़ेंगे, अभी तक कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। नारदा स्कैम में शुभेंदु अधिकारी समेत, मुकुल राय समेत जिन लोगों को पैसा लेते हुए देखा गया था, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन है राज्यसभा लोकसभा के लाल कृष्ण आडवाणी। एक भी मीटिंग हुई है? नहीं मीटिंग हुई है। तो उसका मतलब ये दोनों अंदर से जो एक के दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ममता बनर्जी के मौजूदगी में बीजेपी को अचानक 18 सीट भी यहां मिल जाती है एमपी के। तो ये एक देते हैं और लेते हैं। नहीं तो फिर आपको आप ये तो बड़ा अच्छा लॉजिक है, ये तो बड़ा अच्छा लॉजिक है। हाँ, दो भाईपो है इधर देश में, दो भाईपो है, एक बंगाल में है और दूसरा है भाईपो जो मोदी जी के भतीजा है, जो एक साल में जिनकी आमदनी 400 गुना बढ़ जाता है, जिनके पिताजी। नहीं ठीक है, अभी बंगाल की बात करते हैं, उसकी भी बात कभी होगी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में साठगांठ हो गई है? क्यों टीएमसी अपनी सत्ता को थाली में सजा के दे देगी बीजेपी को? भाई क्यों दे देगी? ऐसा तो कोई उनका केंद्र का भी समर्थन नहीं है। ममता बनर्जी अगर टीएमसी के बीजेपी के खिलाफ होते, बीजेपी का 18 सीट कहां पे होता? और बीजेपी ये क्या बात हुई? बनर्जी के आप खिलाफ थे बिहार में, आप खिलाफ थे बिहार में, आपके खिलाफ बड़ी जीत हासिल कर ली बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर। आप भी तो बिहार में खिलाफ थे, क्या हुआ वहां? सीबीआई ईडी ने क्या किया है शारदा केस में? अच्छा, जल्दी से जरा ग्राउंड जीरो पे चलते हैं। सीबीआई, नारदा, शारदा, ये सारे भी मुद्दे भाईपो, ये सारे मुद्दे रविशंकर रहने तो वाले हैं इन चुनावों में, ये बात है। और कहीं ना कहीं विपक्षी, जिस तरह देखिए सुद्धो बनर्जी साफ कह रहे हैं कि बीजेपी 2014 से कह रही है कि हम इनको पकड़ेंगे, लेकिन अभी तक हुआ क्या? उनमें जो पार्टी में जो आरोपी होते हैं वो तो बीजेपी में चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि ममता बनर्जी 2011 से बाद से लगातार ये कहते जा रहे हैं, जब भी शारदा का केस हुआ था, नारदा का केस हुआ था, उसके बाद ममता बनर्जी और टीएमसी का ये आरोप रहा है कि बीजेपी एजेंसियों का है जो है वो उसका डर दिखा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जो आपने अभी कहा है कि जो लोगों पर आरोप था, मुकुल रॉय पे आरोप थे, शुभेंदु अधिकारी पे आरोप थे, शोभन चैटर्जी पे आरोप थे, ये सारे एक एक करके सब चले आ रहे हैं बीजेपी पे। तो तृणमूल कहीं प्रश्न अब उठा रहा है कि अब क्या सीबीआई जब कार्रवाई करेंगे, जब तृणमूल का आदमियों लोगों को पकड़ेंगे, क्या मुकुल रॉय, क्या शुभेंदु अधिकारी या बाकी का जो नेता है उनको बुलाया जाएगा, निष्पक्ष जांच वहां पे होगा? अब ये तृणमूल की तरफ से आरोप है। और जो बात यहाँ पे कहा जा रहा है, बीजेपी जो बार बार ये कह रहा है कि भाईपो भाईपो करके जो बार बार कह रहा है, ये अभिषेक बनर्जी कहीं पे चिढ़ रहे हैं, इसीलिए इनको पता है, इसीलिए बोल रहे हैं। और ये भी सच है कि जब कहा जा रहा है, कुणाल घोष जो कि प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के, वो सामने आके बोल रहे हैं भाईपो क्यों बोल रहे हैं, आप अभिषेक बनर्जी का नाम लीजिए, सबको पता है कि अभिषेक बनर्जी है भाईपो, लेकिन ये नाम नहीं ले रहा है क्योंकि हर बात पे ऐसा होता है कि अगर कहीं पे अभिषेक बनर्जी को कुछ कहा जाता है, वहां पे दूसरा एक लीगल नोटिस उनके पास पहुंच जाते हैं। शायद ये भी कहीं पे एक है कि चलिए, लेकिन देखिए, जो नाम ना लेके उन पर देखिए ये ओपन सीक्रेट हो चुका है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भाईपो कौन है। और विजय उपाध्याय और इकबाल सिंह लालपुरा नाम डालें तो क्या होता है, दुनिया तो नाम समझ ही रही है। लेकिन जल्दी से एक बड़ी खबर, उसके बाद आप सभी के पास आता हूं। पश्चिम बंगाल के नादिया में मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा है। कैलाश विजयवर्गीय ने एक वीडियो ट्वीट किया है और उस वीडियो में उन्होंने लिखाया है कि टीएमसी के खिलाफ वोट देने पर हिंसा की चेतावनी लिखी गई है दीवार पर। बीजेपी को वोट देने पर नतीजे भुगतने की धमकी दी गई है। टीएमसी पर दीवारों पर खुली धमकी लिखवाने का आरोप है और यह विजयवर्गीय ने कहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल किया, क्या यही लोकतंत्र है? यह वीडियो उन्होंने आज सुबह ट्वीट किया और यह बंगाली में लिखा है कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो आपको गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यह धमकी दी गई है इस लिखावट में। तो अब बीजेपी यह भी पूछ रही है कि क्या इस तरह से लोकतंत्र है पश्चिम बंगाल में? विजय उपाध्याय, जवाब दीजिए। लोकतंत्र जो पश्चिम बंगाल में है ये तो जग जाहिर है।
ये लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोलने वाली पार्टी है, फेक न्यूज भेजती है। ये वादा कर रहे हैं अमित शाह जी कि हम सोना बंगला बना देंगे। कहाँ गया 15 लाख रुपया? एक महीना में कहाँ आया काला धन? कहाँ गए 2 करोड़ लोगों को साल में नौकरी? यहाँ पर आके रोजगार देंगे नहीं, लेकिन वो ये बात भी कह रहे हैं कि वहां पर राजनीतिक हिंसा बहुत हो रही है और टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। कल अमित शाह ने कहा 300 कार्यकर्ताओं की बीजेपी की मौत हो गई है राजनीतिक हिंसा में, वो खुद कह रहे हैं। और आज ये ऐसा है कि उनके यहाँ लोग बोलते हैं, कोई बोलता है 100, कोई बोलता है 50, कोई बोलता है 300। ऑफिशियल आप दीजिए, और अगर कहीं कुछ हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई है और अरेस्ट हुए हैं लोग। यहाँ पर ये नहीं कि पुलिस बोल देगी कि नहीं हम कार्रवाई नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं होगी, जैसा कि यूपी में हाथरस में हुआ। एक दलित लड़की के संग रेप हुआ, यूपी पुलिस बोल दी रेप नहीं हुआ। सीबीआई ने परसों क्या कहा, चार्जशीट दिया हाईकोर्ट में। नहीं तो पश्चिम बंगाल पे तो ये आरोप लगता है, फिर पश्चिम बंगाल पे तो आरोप लगता है कि आप लोग जो रूल्स है उनको नहीं मानते। तीन आईपीएस ऑफिसर्स को केंद्र ने प्रतिनियुक्ति पर बुलाया, आपकी सरकार रिलीज नहीं कर रही है। फिर तो ये आरोप लगता है कि आप तो संविधान और नियमों को दरकिनार रखते हैं। लेकिन आइए जल्दी से जरा बिग वॉल पे चलते हैं और ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह का जो दौरा है, ये इसके क्या मायने आप समझें। देखिए, लगातार पॉलिटिकल पंडित ये तो बता रहे हैं कि बंग युद्ध में एक बड़ी चोट यहां पर बीजेपी ने कर दी है, एक बड़ी सेंध टीएमसी में लगा दी है। लेकिन इसका आप मतलब समझिए, क्या पश्चिम बंगाल में यह फर्क अब बिल्कुल साफ दिख रहा है? आक्रामक रणनीति और अग्रिम तैयारी बीजेपी की साफ दिख रही है। जहां अभी सारी पार्टियां अपने एसी के वॉर रूम में बैठी हुई हैं, वहां बीजेपी सड़क पर उतर चुकी है। ऊपर से आक्रामक और वास्तव में क्या रक्षात्मक है ममता बनर्जी के, जिस तरह से वो लगातार रिएक्ट कर रही हैं बीजेपी के एक मूव के बाद, क्या यह बताता है कि वो अभी डिफेंसिव प्ले कर रही हैं? आगे लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। 2 सीटों से 18 सीटों पर पहुंचने के बाद बीजेपी ने बताया कि वो बंगाल में अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के नतीजों से हतोत्साहित हो गई हैं? क्या उनको लगता है कि वो जो चुनौती बीजेपी की है वो बहुत बड़ी होती जा रही है, और क्या विधानसभा चुनाव में वो कन्वर्ट होगा? ये भी एक सवाल है। बीजेपी शाह की अगुवाई में कई स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, टीम बना दी गई है, पूरी स्ट्रेटेजी बना ली गई है कि जमीन पर कौन से नेता को कहां फिट करना है। और ममता बनर्जी अकेले दिख रही हैं, अकेले ममता के सहारे पूरी पार्टी दिख रही है। पूरी पार्टी ये कह रही है कि ममता बनर्जी के चेहरे पर हमें वोट मिलेगा। बाकी नेताओं का क्या, संगठन का क्या? संगठन के नेता जिस तरह से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो कितना डेंट पहुंचाएगा? इस बारे में अभी ममता बनर्जी के नेताओं की तरफ से कोई सामने बात नहीं आ रही। बीजेपी हिंसा के शिकार होने की सहानुभूति कहीं ना कहीं बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार प्रेस मीट में, हर बार मीडिया के सामने बीजेपी के नेता ये जरूर कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता पर हमले हो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा जा रहा है। और आरोप किस पर लगा है? ममता बनर्जी की पार्टी पर, उनके कार्यकर्ताओं पर। और यह कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट ला सकता है बीजेपी के लिए, यह भी कह रहे हैं पॉलिटिकल पंडित। बीजेपी एक बार पार्टी को परखने का मजबूत तर्क, ये अभी भी कहा अमित शाह ने। उन्होंने कहा आपने कांग्रेस को 30 साल दिए, 27 साल लेफ्ट को दिए, 10 साल टीएमसी को दे चुके हैं, और अब नरेंद्र मोदी को आप लाइए, नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताइए। और ये कहीं ना कहीं एक वो कह रहे हैं कि आपने सबको इस्तेमाल किया, सबको देखा, अब हमें भी तो देखिए हमारा शासन कैसा होता है। और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी यहां पर एक बड़ा फैक्टर हो सकता है ममता बनर्जी के अगेंस्ट। उनको यहां पर एंटी इनकम्बेंसी से जूझना पड़ सकता है। आगे एक के बाद एक साथियों का किनारा यहां पर बीजेपी जो यहां पर एक के बाद एक उनके साथ साथी जुड़ते जा रहे हैं। और जो स्थानीय मजबूत चेहरों का देखिए, ये थोड़ा सा इसमें अंतर है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये बीजेपी के लिए है कि जो स्थानीय नेताओं का जो चेहरा का कारवां है वो उनके साथ जुड़ता जा रहा है, और ममता बनर्जी एक के बाद उनसे पार्टी के बड़े नेता किनारे कर रहे हैं। लेकिन आइए जल्दी से चलते हैं फिर से अपने नेताओं के पास। देखिए यहां पर इकबाल जी, हमने सारी बातें बताई कि बीजेपी क्या कर रही है और कहीं ना कहीं टीएमसी कहीं ना कहीं पीछे है। लेकिन एक सवाल तो यहां पर है, क्या सिरे से खारिज कर दें टीएमसी को? जिस तरह से आप लोग बोलते हैं, जितने कॉन्फिडेंट दिखते हैं, आपने कह दिया 294 में से हम 200 सीटें जीत लेंगे। इतना आसान लगता है आपको इतनी बड़ी नेता को हराना? लोगों ने अपना मन जो है वो लोकसभा चुनाव में बता दिया था। अब ये जो लीडर भाग के आ रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं डूबती नैया को, ये क्या इंडिकेशन करते हैं? ये साफ बताते हैं कि हम बहुत आगे हैं और हमें जो है। लेकिन इकबाल जी, ममता बनर्जी वो नेता है जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाई हुई सरकार को उखाड़ फेंका है पश्चिम बंगाल से, जमीन से जुड़ी हुई नेता है। जिस बात के लिए
उन्होंने उन लोगों को उखाड़ के फेंका था, आप वही काम वो कर रही हैं, वही लोगों को मार रही हैं। हमारे कार्यकर्ता पर हमला हो रहा है। कार्यकर्ता क्या, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हो रहा है, कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर हमला हो रहा है। हमें तो ये बात कहीं ना कहीं सुधा बनर्जी, ये बात कहीं ना कहीं यही इसी चीज को जोड़ते हुए राजनीतिक हमले की बात जो बीजेपी कह रही है, क्या ये बात कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जा रही है? सिंपैथी मिल रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां पर काम भी नहीं करने दिया जा रहा? एक बात है, जब भी अमित शाह जी ऐसे 200 प्लस बोलते हैं ना, मुझे उनका दिल्ली विधानसभा में अब की बार 65 पार याद आ जाती है। जहां तक ये मॉडल की बात है, परसों मैं एक चैनल में प्रादेशिक नेता के साथ बात करता, उन्होंने आंकड़ा दिया था 130, कल 300 दे दिया। कोई बात नहीं, अगर 300 लोग आपके दल में मारे गए, ममता बनर्जी जी तो खुद तो नहीं मारा, ये जो जितने सारे नेता कल आपने शामिल किए अपने दलों में, ये भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसका मतलब आप अब सत्ता के लिए अपने भाइयों के कातिलों के हाथ में, खून से रंगे हुए हाथों में कमल का फूल पकड़ना चाहते हैं। तो आप है कहाँ, आपका टीम कहाँ है? उसी कातिलों को आप टीम में लाके बोल रहे हैं ये कातिल उनके भाई कातिल को कत्ल करेंगे। ये कभी हो सकता है? कातिल जब तृणमूल को भी खत्म कर दिया है, लेकिन ये कहीं ये जो आप उसूलों की बात कर रहे हैं कि आज की पॉलिटिक्स में उसूल रह गए हैं। कौन सी पार्टी है जो दूसरी पार्टी के नेताओं को नहीं लाते हैं? कौन सी पार्टी है जिसमें दूसरी पार्टी के नेता नहीं आते हैं? गौतम लाइली जी, क्या ये उसूल कहीं पॉलिटिक्स में रह गए हैं? क्या कोई पार्टी इस तरह सोचती है जो जितनी है यहाँ पर एथिक्स की बात कर रहे हैं शुद्ध बनर्जी? नहीं, ये देखिए, जैसे हमने देखा कि पहले वामपंथी नेता तृणमूल में ज्वाइन कर रहा है, वामपंथी वही विधायक भाजपा में आ रहा है। वामपंथी को तो माना जाता है कि अपने आइडियोलॉजी के लिए बड़ा कमिटेड होता है, लेकिन वो कार्यकर्ता नहीं, वो नेता। आप देखिए, कल एक विधायक तापसी मंडल, सीपीआई का एक विधायक जो है, विधायक है जो टिंडा, ठीक है, तो वो भी ज्वाइन कर रहा है भाजपा में। उसके बाद क्या कहने को रह जाता है? ये तो मुश्किल है बोलना कि अब शुद्ध बनर्जी देखिए, इतने सीनियर जर्नलिस्ट अगर आपको कह रहे हैं तो कुछ तो उनका एक्सपीरियंस भी बता रहा है कि आप कोई स्टेट और कोई सुबह उठा के देख लीजिए, हर जगह ये होता है। फिलहाल समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया शुद्ध बनर्जी, विजय उपाध्याय जी, इकबाल जी और गौतम सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया। रविशंकर हमें वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। रविशंकर, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर बंग युद्ध अब दिन पर दिन बहुत इंटेंस होता जा रहा है और अब जैसे अभी थोड़ी देर में पश्चिम बंगाल में मौजूद गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, आपको वो भी सुनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। मम्मा, डॉक्टर ने बोला गोदरेज प्रोटेक्ट हेल्थ सोप से 99.9% जर्म्स भागते हैं। इसकी खुशबू हॉस्पिटल जैसी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर ने बोला, एक्सपर्ट हूँ।